विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो का जो कंसेप्ट है वो है वैलिड मैरिज यानी कि वैध विवाह। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू वैलिड मैरिज एंड डिफाइन इट्स ऑल ऑफ एसेंशियल। वैध विवाह से क्या समझते हैं, उसके आवश्यक तत्वों को या अनिवार्य शर्तों को बताइए। देखिए यहाँ लिख रखा है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज। वैध विवाह के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जिनका पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। डेफिनेशन ऑफ मैरिज, विवाह की परिभाषा। एसेंशियल कंडीशन, आवश्यक शर्तें। मोनोगामी यानी कि एक समय में एक ही विवाह वैलिड होगा। सैनिटी यानी स्वस्थ मस्तिष्क। एज यानी आयु 18 और 21 होगी। प्रोविशन रिलेशन, प्रतिसिद्ध नातेदारी। सपिंडा, रिचुअल्स यानी कि सप्तपदी। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज यानी विवाह का पंजीकरण। तो जैसा कि मेरा फर्स्ट पॉइंट इसमें मैंने दे रखा है, डेफिनेशन ऑफ मैरिज। मैरिज के बारे में मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में कहीं ज्यादा बता रखा है कि मैरिज किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होगी। तो हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल कंडीशन, मोनोगामी। मोनोगामी से तात्पर्य है कि पति के जीवित रहते एक महिला दूसरा विवाह नहीं कर सकती और पत्नी के जीवित रहते एक पुरुष भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यानी कि पति या पत्नी इन दोनों में से किसी के भी जीवन काल में हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। एक समय में एक ही वैलिड मैरिज होगी, दो वैलिड मैरिज नहीं हो सकती। अगर किसी महिला का पति जीवित है और उससे तलाक नहीं हुआ है तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। हाँ, अगर किसी महिला का पति जीवित है लेकिन तलाक हो गया है तो वह विवाह कर सकती है, लेकिन तलाक हो गया है तो वो पति नहीं कहलाएगा। अगर किसी पुरुष की पत्नी जीवित है तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर पत्नी जीवित है और तलाक हो चुका है तो वह विवाह कर सकता है। ध्यान रहे, इसके अलावा विवाह करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरी शर्त जो इसमें लिखी है, सैनिटी, यानी कि दोनों ही व्यक्तियों का, वर और वधू का मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। ये स्वस्थता एक दूसरे की जानकारी में होना चाहिए, एक दूसरे से नहीं छिपाई जाना चाहिए। अगर वधू या वर के पक्षधर इस जानकारी को छिपाते हैं कि वर या वधू कोई एक विकृत चित्त है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उनके द्वारा किया हुआ विवाह वैध विवाह न होकर शून्यकरणीय विवाह माना जाएगा। तो दोनों ही स्वस्थ होना चाहिए मानसिक तौर पर, तभी हम विवाह को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी शर्त है एज, आयु, उम्र कितनी होना चाहिए। ध्यान रहे, एक वैध विवाह के लिए वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष, आई मीन टू से 18 ईयर और मोर देन 18, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। और वर की उम्र 21 वर्ष या उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी इट मस्ट बी कंपल्सरी 21 और अबोव देन 21। प्रोविजन रिलेशन, प्रतिसिद्ध नातेदारी। प्रतिसिद्ध नातेदारी के संबंध में भी मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चरों में बता चुका हूं कि जब वर का विवाह जिस वधू के साथ हुआ है, उस वधू के भाई का विवाह वर की बहन के विवाह के साथ नहीं हो सकता। इट इज ए प्रोविजन रिलेशन। सिवाय कब, जब तक कि ऐसी प्रथा उस स्थानीय क्षेत्र में मौजूद ना हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक ओर से, दोनों ही ओर से बहन भाई हो तो विवाह नहीं हो सकता। इट इज ए प्रोविजन रिलेशन। लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसी व्यवस्था है, जैसे मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, आटा साटा।
आटा साटा का तात्पर्य है कि दोनों ओर से बहन भाई होते हैं और आपस में विवाह हो जाता है। यानी इनकी सिस्टर का विवाह इनकी वाइफ के भाई के साथ और उसके भाई का विवाह इनकी सिस्टर के साथ, यानी दोनों ही तरफ से बहन भाई होते हैं। जबकि ऐसा विवाह प्रोविजन रिलेशन में आता है और हर जगह इस विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रोविजन रिलेशन, प्रतिसिद्ध नातेदारी। यानी कि जिस जगह से हमने लड़की ली है उस जगह हम अपनी लड़की नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य है वर की जो ससुराल होती है उस जगह वो अपनी सिस्टर का विवाह नहीं कर सकता। इट इज ए प्रोविजन रिलेशन। लेकिन कब? जबकि वहां ऐसी प्रथा मौजूद न हो। अगर ऐसी प्रथा मौजूद है तो ऐसा विवाह किया जा सकता है। सपिंडा। सपिंडा से तात्पर्य है कि हम समान गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। अगर धार्मिक ग्रंथों की बात मानते हैं, अगर धर्म को मानते हैं, अगर हम जाति को मानते हैं और अगर जाति में बताए हुए गोत्रों को मानते हैं तो जो गोत्र हमारा है उस गोत्र में हम कभी विवाह नहीं करेंगे। इट इज ए सपिंडा। इसके अलावा सपिंडा का एक और मीनिंग निकलता है कि माँ की 3 पीढ़ी और पिता की 5 पीढ़ियों तक हम विवाह नहीं करेंगे। माँ की 3 पीढ़ी से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की 3 पीढ़ी तक आने वाली किसी महिला से विवाह नहीं करेगा, जैसे कि चाची या नानी या मौसी इत्यादि, माँ की 3 पीढ़ी तक। और कोई भी महिला पिता की 5 पीढ़ियों तक किसी में विवाह नहीं करेगी। इसे सपिंडा कहते हैं। रिचुअल्स। अगर हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 पढ़ते हैं तो उसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि धारा 7 के अनुसार धार्मिक संस्कार और सप्तपदी का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी एक विवाह वैध विवाह माना जाएगा। धार्मिक संस्कारों से तात्पर्य है कि वे मंत्रोच्चारण, वे रीति रिवाज जो यज्ञ आहुति के समय होते हैं, मंडप के नीचे एक ब्राह्मण द्वारा, पंडित द्वारा जो मंत्रोच्चारण किए जाते हैं उन्हें हम धार्मिक संस्कार कहते हैं। और जो अग्नि वहां प्रज्वलित की जाती है, उस अग्नि के चारों ओर जब 7 परिक्रमा कंप्लीट होती हैं तो उसे हम सप्तपदी कहते हैं। यानी जब तक धार्मिक संस्कार और सप्तपदी पूर्ण नहीं हो जाती तब तक एक विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, एक वैध विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 1 से लेकर 5 तक की सभी शर्तें पूर्ण होना चाहिए, यानी कि सभी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। और धारा 7 के अनुसार मंत्रोच्चारण होना चाहिए और सप्तपदी होना चाहिए, तभी एक विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वैध विवाह का रूप ले सकता है। अन्यथा कोई भी विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। 7. रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 में ये व्यवस्था की गई है कि जब एक विवाह वैध विवाह में परिवर्तित हो जाए तो उस विवाह का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, अर्थात पंजीकरण करा लेना चाहिए, जिससे कि एक प्रमाण दोनों ही व्यक्तियों के पास रहता है। कभी किसी आपातकालीन परिस्थिति में अगर जरूरत पड़ती है तो हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारा विवाह अमुक अमुक व्यक्ति या हमारा विवाह अमुक अमुक महिला के साथ हुआ था, जिसका यह प्रमाण है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है और आगे भी आपके हित को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।